अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम हो या ज़िमनी इलेक्शन के नताइज जो हुकूमत खासी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस इतना है कि वो आसमान को छू रहा है। हुकूमत किसी खातिर में अपोजिशन पार्टी को नहीं डाली, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ना पार्लियामान में वो टफ टाइम देने में कामयाब हो रही है, ना ही सड़कों पर कुछ इस तरह हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करने में कामयाब है कि हुकूमत एटलीस्ट उनकी सुन ही ले। किसी दौर में हमने देखा कि बानी PTI इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए एक लाहो लश्कर आता था पेशावर से, लाहौर से काफ़िले चलते थे, उनकी रिहाई कराने के लिए तहरीकें चलती थी। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी रात गए तक बैठे रहते हैं, बल्कि पूरी रात गुजारते हैं। चंद कारकुनान उनके साथ होते हैं और उनका पूरा जो फोकस था वो ये था कि मेरी मुलाकात करवा दी जाए। 8 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो कहाँ रिहाई से मामला शुरू हुआ था और कहाँ इस टाइम सिर्फ एक मुलाकात तक महदूद होकर रह गया है। CM ने क्या मुतालबा किया और क्या उनका मौक़िफ़ था, उसके बाद वो अदालत भी गया। पहले ये आपको सुना दें। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ना जो है ये सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को मानते हैं, ना सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मानते हैं, ना ये चीफ जस्टिस जो है हमें रिस्पांस दे रहा है, ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी, ना कौमी असम्बली की करारदादे ये मान रहे हैं। ये हमारी मुलाकात करवाएं, हमारा आईनी और कानूनी हक है, वो हमें दें, हम एहतजाज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब को सुन लिया। इनकी बातों में दरख्वास्त और धमकी दोनों दिखाई दे रही हैं। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही, अदालती अहकामात हैं, फिर सुनवाई नहीं हो रही, अदालत में चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए जाते हैं, वो मिलने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो इतनी कॉन्फिडेंस, जिसका मैंने तस्करा आपको शुरू में कर दिया, कि इतने पुरएतमाद हैं कि वो खातिर भी नहीं ला रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनकी इल्तिजाओं को, बल्कि मुलाकात को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं। हुकूमती वज़रा और जो चीदा रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे, मुल्क के कैपिटल का गिराव से शुरू होती हो, तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाजत देता है। मेरे टैक्सों की दी हुई आमदनी पर उसका दफ्तर अडयाला जेल में तब्दील कर दिया गया। क्यों भाई? कभी किसी सियासी रहनुमा को ना ये सहूलत दी गई, ना कभी किसी सियासी रहनुमा ने ये सहूलत अपने लिए मांगी। ये एक अनोखा लाडला है। किसका लाडला है कि इसको ये सहूलत भी होगी कि तुम जेल को अपनी पार्टी का सेक्रेटेरिएट बना लो। इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है। आपके पास जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएंगे। ये आपने हुकूमती रहनुमाओं को सुन लिया, मुलाकात को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। हालांकि माजी में देख लें तो इनकी अपनी क़यादत भी जेल में रही है और इनके अपने रहनुमा इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह लाहौर की जेल में 150 से 150 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर या जब भी मुलाकात का दिन होता था, लोग मिलते भी थे मियाँ साहब से, वहाँ पर गप्पें भी चलती थी, खाने भी खाए जाते थे, पॉलिटिकल प्लानिंग भी होती थी। बल्कि हम बात कर लें 17 सितंबर 2019 की, ये वो दिन है जबकि लाहौर में मियाँ साहब से पूरी नून लीग की क़यादत ने मुलाकात भी की थी। मौलाना के साथ जो तहरीक चली, बाद में पूरा जो पार्ट बने मौलाना भी उसका, ये सारी की सारी प्लानिंग लाहौर के कोट लखपत जेल के अंदर ही हुई थी। अब अपनी लीडरशिप जो साबका इनकी है इन्हीं सियासी जमातों की, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो क्या कहते हैं जो उन मुलाकातों का भी हिस्सा रहे हैं, ये भी आपके साथ। हर जुमेरात को उनके साथ मीटिंग होती थी, तकरीबन 150 लोग होते थे। सुबह 9 बजे से उनसे मुलाकात की इजाजत होती थी। मैं जाता था तो हम सुबह से लेकर दोपहर जब लास्ट जो टाइम मुकर्रर था उस जगह तक मौजूद होते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में लाहौर में जेर हिरासत थे, बिलावल साहब एक डेलीगेशन के साथ मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल गए। मैं उनके साथ था और वहां पर कोई 1 घंटे के करीब एक सियासी मुलाकात और सियासी गुफ्तगू भी हुई। ये आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबका रहनुमा हैं, जो आजकल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में हमें पेश नज़र आते हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह मुलाकातें भी होती थी, किस तरह सियासी प्लानिंग भी होती थी और क्या कुछ वहाँ पर होता रहा और कितने लोग मिलते रहे। और सुबह जाकर जब दिन शुरू होता था और शाम जितने बजे तक वहाँ जेल में रुक सकते थे तो बासानी रुकते भी थे, तो सारी चीज़ें होती। लेकिन आज ये पूरा मामला जो है गैर कानूनी हो गया है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस क्या है, कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। और साथ में जो एहतजाज की बात कर रहे हैं, आज हमने देखा जिस CM कह रहे हैं कि नेम करेंगे जो सेनेटर्स जो अरकान असम्बली नहीं आएंगे, लेकिन नेम एंड शेम किन को करेंगे। रात गए तक वो बैठे रहे, वहाँ पर ना कोई सेनेटर नज़र आया, ना खैबर पख्तूनख्वा के MPs उस तरह से नज़र आए, ना ही कोई रुकने कौमी असम्बली नज़र आया। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ करा दे, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं खलील ताहिर सिंधु साहब,
सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बल्कि आज जब गए हैं सीएम साहब तो ये उनके साथ ही थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोशिश की कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, पटिशन कर लें, लेकिन मुलाकात इनकी नहीं हो पाई। मोहसिन बेग साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तानी सियासत पर और बानी पीटीआई के क्योंकि बड़े करीब रहे हैं। और आजकल जो बात होती है कि जो माजी में बानी पीटीआई ने जो कुछ किया आजकल वही उनको वापस उनकी जानिब लौट रहा है। अदले का बदला इस सारी सूरत हाल को कहा जा रहा है। सिंधु साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप तो खास से कॉन्फिडेंट हैं, हुकूमत मतलब कि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पार्लियामान में कुछ हो सकता है तो कर लें, हमने आईनी तरमीम करनी थी कर लें, आप नहीं रोक पाए। सड़कों पर मैन फोर्स लाकर अगर कुछ कर सकते हैं तो बदल कर देख लें, मुलाकात कर सकते हैं तो कर लें। 8 बार एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आता है मिलने के लिए, अपने कायद से मुलाकात नहीं हो पा रही। मतलब खुला चैलेंज है, आप लोग कॉन्फिडेंट है जो करना चाहे अपोजिशन कर ले, आप लोगों को कोई फिक्र नहीं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, आपने जिस किस्म का इंट्रो पेश किया है मैंने उसको बड़ा गौर से सुना है। आप देखिए दोनों चीज़ों में फ़र्क बड़ा है। हमारे अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मिले हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिले हैं तो वो कौन है, और जो लोग ये लेके जाते हैं ये जत्थे लेके जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि उनमें से कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ये क्या करेंगे? जो पेशावर के रेडियो स्टेशन को जो जला था, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का अनाउंस किया था कि पाकिस्तान बन चुका है या बन गया, तो उसको सबसे पहले इन्होंने जलाया। फिर वहां पे एमएम आलम का जो जहाज था वो इन्होंने मियां वाली में जलाया। फिर उन्होंने क्या प्रीवियस कंडक्ट देखना पड़ता है। मेरा भाई एडवोकेट है और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम है बुखारी साहब। लेकिन हमें एक टर्म देखनी होती है कि हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स, दे आर हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स। मैं इनको नहीं कह रहा, ये ही इज अ वेरी डिसेंट फ्रॉम बड़ी डिसेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मोहसिन बेग मेरे उस्तादों में से है। लेकिन देखें तो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड तो देखें, और फिर दूसरे मुल्कों में जाके ओए नवाज शरीफ मैं तेरे एसी बंद करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। क्या ये कभी कल्चर था पाकिस्तान की सियासत में? होता था छोटा मोटा मुकदमा, किसी को भैंस चोरी पे मुकदमा डाल दिया, किसी पे बकरी चोरी का मुकदमा डाल दिया, वो भी गलत था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सियासत के अंदर इन्होंने जाके वहाँ पे जो अपना क्या कहना चाहिए तशद्दुद की सियासत और मुखालफत और मुनाफकत की सियासत, और इस हद तक कि आपके बच्चों से रिश्तेदारी को नहीं करेगा, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। और अब भी क्या जो KP के वज़ीर आला मेरे लिए काबिल एहतराम है, ही इज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, क्या वो अकेले या उनका डेलीगेशन नहीं जा सकता? जरूरी है कि 400-500 को जत्था लेके अकेले हम तो बल्कि कह रहे हैं दर्जनों कारकुनान है, 400-500 आपने बना दिए। वैसे आप कह रहे हैं कि मतलब 400-500 लोग भी हैं, लेकिन हमें तो दर्जनों लोग नजर आते हैं उनके साथ, और वो 8 बार आ चुके हैं। साद खान साहब की बहनें हैं, तो मुलाकात तो हो सकती थी। आप कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मिलने जा रहे हैं, तो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है सर, उनकी बाकी फैमिली है, तो उनसे मुलाकात क्यों नहीं कराई यार? जो इल्जामात आपने लगाए हैं कि जलाओ घराव होता रहा, जत्थे आते रहे, जत्थे लेकर जो आते थे साहब वजीर आला, वो तो वजीर आला नहीं रहे, उनकी मुलाकातें हो जाती थी, इनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही। नहीं, वो वज़ीर आला इनके थे ही नहीं, वो विकेट की चारों तरफ खेलते थे, सबको पता है। तो आप ये जो जिस बुनियाद पे इस वज़ीर आला को लेके आए ना कि शायद ये तबाही कर देगा, आग लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा काम नहीं होकर चलने वाला। तो मैं बाकी जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, जो मेरी ज़ाती अगर आप राय पूछते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली को और उनके लॉयर्स को जो कुछ भी जो रूल्स हैं, जेल मैनुअल है जो अपना 1978 का, और उसके बाद भी बुखारी साहब को पता उसमें चेंजेस आई है, और मैंने खुद भी इसको आल्सो बाय प्रोफेशन आई एम लॉयर, मैंने भी लिखा है, इसको रीतरतीब दी है। उसमें इनकी मुलाकात उस तरीके से हो सकती है जो, लेकिन क्या जो वो ये वही इमरान खान है जो कहता था कि ये नहीं होगा कि यहाँ पे एक कैदी को तो आप 2 दफा मिल ले हफ्ते में और एक ही साल मुलाकात ना हो, मैं सबके लिए बराबर कानून बनाऊंगा। तो आज फिर क्यों नहीं उस पर अमल कर रहा? ठीक हो गया। बुखारी साहब, अयाज सादिक साहब ने भी आज का रवैया चेंज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कैसे रवैया आपको तब्दील करना पड़ेगा? बाजार लग ये रहा, आप जाते हैं चीफ जस्टिस आपसे नहीं मिलते, पिटीशन आपकी नहीं लग रही, जेल के बाहर 8 बार सीएम जाके बैठे हैं, मुलाकात नहीं हो रही। बल्कि अभी सिंधु साहब ने एक और स्टैम्प कर दी है, उन्होंने कहा जो पुराने सीएम थे वो काफ़ी जगहों पर राब्ते में थे, मौजूदा किसी जगह राब्ते में भी नहीं है, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए आदिल, 2-3 चीज़ें हैं जो सिद्धू साहब ने एट अ टाइम छेड़ दी हैं, तो मैं 1 बाय 1 एड्रेस कर देता हूँ। देखिए, नंबर 1 ये है कि इन्होंने सबसे पहले तो ये कह दिया कि जत्थे जाते हैं। यार जत्थे जाएं या जत्था जाए या सीएम जाए, जो 4-4.5 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लॉ के तहत जाएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाएगा। या तो आप कहें लॉ मानता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं, जैसे ये 17 सीटों से आगे बैठ गए हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती करनी है, दोस्ती करनी है तो फिर गो हैड। बट द इशू ये है कि क्या जेल मैनुअल जो आपका चैप्टर 38 है, जो पूरे एक सेक्शन कोड की गई थी, जो लार्जर बेंच ने भी एक्नॉलेज की, जिसके खिलाफ हुकूमत ने किसी सुप्रीम कोर्ट में कहीं चैलेंज नहीं किया और फाइनलिटी अटेन की है उसको, वो आपका 552 to 662 पूरी 100 सेक्शन है, जिसमें फ्रेंड्स एंड
फैमिली एंड द प्रिजनर के साथ मुलाकात की बात। अब कन्विक्शन की बात पे आ जाता हूँ, मैं सिंपल बात करूंगा, बहुत लंबी नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, फांसी देने के बाद भी उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनकी वाइफ, उनके दोस्त अहबाब उनसे मिलते थे। रिकॉर्ड की बात है, चेक कर लीजिएगा जाके। और ये नवाज शरीफ साहब जिनकी बात की जा रही है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऑर्डर के ऊपर, और जो शहबाज शरीफ साहब ने इनको स्टैम्प पेपर दिया, ये कन्विक्टेड बंदा जाके बाहर बैठ के 4 साल बैठे रहे। यहाँ से PDM की गवर्नमेंट के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं अभी, ये पूरा लाओ लश्कर लेके पब्लिक एक्सचेकर के पैसे पे जाके वहाँ पे उनसे जाते थे, हफ्ते में 2-2 दफ़ा जाते थे और डिक्टेशंस लेके आते थे। वो जायज़ था और ये नाजायज़ हो गया। दिस इज़ समथिंग पैथेटिक। ये कोई हम किसी बारबेरियन दौर में नहीं बैठे हुए हैं कि आप कहेंगे ऐसे नहीं होगा और ऐसे हो जाएगा। मर्जी नहीं चलती किसी तरह। और जो अभी एक और बात आपने मुझसे पूछी कि जी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसीलिए तो 26वीं अमेंडमेंट आई ना, इसी तो 27वीं अमेंडमेंट आई। लेकिन अब तो चीज़ें से आगे चली गई हैं। मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैरिस्टर वकील बैठे हुए थे, वो तो कह रहे थे 28th अमेंडमेंट आ रही है जो कि डायरेक्टली जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर जा रही है। लेट्स सी आगे क्या होगा। लेकिन ऐसे नहीं होता जैसा चलते हैं। जो 5 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था, जिन्होंने खत लिखा था, उनको इंसाफ मिल चुका है। तो आपने जब सबॉर्डिनेट जुडिशरी कर दी है, एग्जेक्टिव्स के ताबे कर दी है, मैं और आप बैठेंगे, हम वोट दे के जज लेकर आएंगे और हम ये कहेंगे कि हम उसको जो है एग्जीक्यूट कर देंगे और जस्टिस प्रिवेल होगा। ना ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के तहत होता है, ना आपका काजी जो है वो खलीफा वक्त के नीचे नहीं होता, और ना ही आपका ये जो है लीगल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर किसी जगह भी आता है। दुनिया में कहीं भी नहीं है ये। किसी जगह दुनिया में ये एग्जाम्पल्स नहीं है कि एग्जेक्टिव भी आप हैं, प्रोसिक्यूटर्स भी आप हैं, अब फैसला भी आप नहीं कर रहे हैं और कंप्लेनेंट भी आप हैं। यहाँ तो उठा के देख लें, हर जगह ये हो रहा है। सो इस तरह प्रिवेल नहीं कर सकती चीज़ें। अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम टू एन एंड। उसके बाद बात यह है कि अभी कह दिया सिद्धू साहब ने कि जी AC उतरवा दिया। AC लगा हुआ तो था यार। मैं तो 2-3 साल से जेल जा रहा हूँ। मैं तो सैफर में भी था, जब 10 बंदे जाते थे उनमें भी एक शामिल था। हमने तो जो हालात वहाँ देखे हैं वो तो आप बयान भी नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी वाले शायद कर दें क्योंकि उन्होंने शायद किसी दौर में 80s में इतनी मारें खाई हैं, ऐसा कुछ देखा होगा या इसके साथ देखा होगा। वो राउला साहब आज फरमा रहे थे 6 बैरकें मिली हुई हैं, प्रॉपर खाना बता देना जी। मैं बन रहे हैं, उनके बिल जाते हैं बाहर। आपसे ना मैं किसी की रिवायत बयान नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्रायल में जाता था साइफर में, जब सबसे पहले थे 9 मई के बाद होते थे, और एक खुला हॉल बना हुआ था जो सिनेमा होता था किसी दौर में जेल का, और एक बेंच पड़ा होता था जिसके अंदर वो नहीं होता था पुरानी आपके पार्क में पड़ा हुआ वो सीमेंटेड बेंच, वो बेंच होता था। अंगूठियां, घड़ियां, हमारे पेन, टिश्यू पेपर्स तो निकाल के अंदर भेजा जाता था ड्यूरिंग ट्रायल। अच्छा, किसी की बात नहीं बता रहा हूँ, सिंधु साहब तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं ना। और जो इसको आप आगे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे होती थी। मतलब जेल का जो सिनेमा था वहाँ पे आप कह रहे हैं कोर्ट लगती है कि खान साहब उस सिनेमा वाले हॉल में थे? खत्म कर दिया। खान साहब को वहाँ लाते थे, अंदर तो गया ही कोई। भाई साहब ये कोर्ट वहाँ पे लगती थी कि खान कोर्ट वहाँ लगाई जाती थी, उसको खाली किया जाता। बड़ा हॉल था, एक हीटर जज साहब के पास होता था, बाहर जाके धूप में बैठे रहते थे, हम सर्दी में अंदर बैठे रहते थे। 6 बंदे होते थे, 3 उनकी बहनें, एक उनकी सोचा मुहतरमा शाह महमूद कुरैशी साहब की 2 बेटियां एंड दैट, 4। ठीक है, मतलब उसमें अब ये कह लें कि मोहसिन बेग साहब ये बता रहे हैं कि जेल में ट्रायल। मैं किसी और की बात नहीं बता रहा हूँ, और किसी को कोई पता नहीं होता था क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ से ट्रायल शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। रात को 8-8 बजे तक बिठाई रखा है यार। हमने ये सुना जरूर था, देखा नहीं था कि भुट्टो साहब का ट्रायल इस तरह हुआ। यार ये वही रिएक्शन रिप्ले हो रहा है। व्हाट एल्स? आप मैं से बड़ी आपने एक बड़ी अहम अभी बात कर दी कि जेल में मोहसिन बेग साहब जो ट्रायल है वो सिनेमा हॉल जो वहाँ का था वहाँ हो रहा है, और मूवी का नाम है, आप इसको मूवी का नाम दे सकते हैं सियासी इंतकाम। मूवी का नाम है सियासी इंतकाम। हर किसी ने अपने अपने टाइम पे, मतलब खान साहब का भी जिस तरह तस्करा हो गया वो AC उतरवाने वाला और बाकी मामलात वाला, अब इस टाइम जो है उस टाइम के लोग पावर में है, तो ये सियासी इंतकाम इसको कह लें। या मरियम बीबी भी शिकवे करती थी कि उनके सेल के अंदर कैमरास लगे होते थे, तो ये मूवी का नाम सियासी इंतकाम है जो अडयाला जेल का जो कोर्ट रूम वहाँ पे बना हुआ है सिनेमा के अंदर, वहाँ पे चल रही है। बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो वो जो कहते हैं जो करोगे वो भरोगे, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत अपने किसी ओपोनेंट को बख्शा नहीं, जो मैं समझता हूँ मैं उसके खिलाफ था। ये खान ये कह के आया था कि मैं स्टेटस को और पुरानी चीजों को बदलूंगा, लेकिन इन्होंने सवाए अपने ओपोनेंट से रिवेंज लेने में कोई काम तो किया नहीं। 3.25 साल इसी तरह गुजार दिए। तो जहां तक जेल ट्रायल का तल्लक है, देखिए जेल में ट्रायल मोस्टली जो मेन जगह है जहाँ पे ट्रायल होता है जेल के अंदर, वो बहुत छोटी जगह है, और इनके शुरू में काफी लोग जाया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने वहां से उठा के इसको जो जेल के अंदर सिनेमा है उसमें इन्होंने ट्रायल शुरू किया। देखिए जेल है, मुझे भी इन्होंने कोई 15-16 दिन वहां रखा था, और फिर हमारी जेल के अंदर आप तो खुद विक्टिम रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बारी PTI प्राइम मिनिस्टर थे, आप तो खुद विक्टिम रहे हैं। ठीक है,
हाँ, और जेल के अंदर भी इंक्वायरी करवा दी। तो मकसद ये है कि इनके साथ तो ये तो बहुत मजे में रह रहे हैं। इनको 3 वो जो क्वार्टर्स है वो तोड़ के 1 किया गया, फिर उसके आगे 2 किए गए जिसमें इनकी एक्सरसाइज की मशीनें वगैरह हैं। तो मैं जेल से फेमिलियर इसलिए हूँ कि मैं पिछले 25 साल से अडयाला जेल का सोशल वर्क करता हूँ और काफी मैंने काम किया हुआ है। और मैं इस जेल को यूजुअली साल में 2 बार विजिट भी करता था। अब क्योंकि ये वहां पे है तो मैं इसलिए जाता नहीं। कुछ हो तो मैं अपने बेटे को भेजता हूँ ताकि वो काम भी करवा दे और जो कैदी रिहा करवाने हैं, जिनके फाइन्स हैं वो भी पे कर दे। तो इतना क्रिब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो आपने किया है वो आपके सामने आ गया। लोगों को चोर चोर कह कह के इतना शोर मचाया। जब आप सरकार में आ जाते हैं तो फिर वो अपोजिशन वाली जो बातें हैं वो आप नहीं करते, फिर आप गवर्नेंस करते हैं, बेहतरी करते हैं और ओपोनेंट्स को इस तरीके से टेक ऑन नहीं करते। इन्होंने एक लम्हा जाया किए बगैर अपोजिशन, ये चाहते थे कि सारी अपोजिशन जो है वो मर जाए और मैं ही सदा इक्तदार में रहूं। ये गलतफहमी इनसे पहले, खान से पहले भी बहुत लोगों की थी कि मैं हमेशा रहूंगा। हमेशा तो अल्लाह की जात रहती है, कोई रहता नहीं है। ये आज भी जो इनके साथ हो रहा है ये इनकी जबान की वजह से हो रहा है, इनके बयानात की वजह से हो रहा है। वरना मैं खुद इस हक में हूं कि इनकी बहनों को जरूर मिलने देना चाहिए। जो भी डेट होती है, हफ्ते में 1 दिन होता है जिसमें फैमिली मिल सकती है। और जहां तक केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अगर थोड़ा सा बिहेव करें तो मैं समझता हूँ उनको भी मिलने देना चाहिए। मुलाकात में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आसमान नहीं गिरेगा और हुकूमतें इतनी कमजोर नहीं होती कि एक मुलाकात से हुकूमत जो है वो खाफ हो जाए या खौफजदा हो। तो वो हरकतें जो खान ने की हैं मैं समझता हूँ इनको नहीं करनी चाहिए। इनको हमेशा ठीक है, हुकूमत का अपर हैंड मतलब होता है। एक जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं डिफरेंट नोयत की, अडयाला जेल से आ रही है, अफगान मीडिया भी उस पर प्रोपोगेंडा कर रहा है, इंडियन मीडिया भी उस पर प्रोपोगेंडा कर रहा है। आप बता रहे हैं वेलफेयर कमेटी के आप मेंबर हैं, आप एक चक्कर लगाएं सर, आप सूरत हाल से बता दें, कम से कम ये प्रोपोगेंडा ही खत्म हो जाएगा। मैं कभी सिर्फ इस वजह से नहीं गया पिछले 2-2.5 साल से जब से ये खान अंदर है कि कल को कुछ और हो गया तो ये सारा इल्जाम मेरे पे लगा देंगे कि मैंने ही कुछ करवा दिया है। हालांकि मेरा दिल था, मैं काफी दिनों से नहीं गया, स्कूल नहीं देखा, रोटी प्लांट और ये सारे जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी मैंने लगाया हुआ है तो मैं देख नहीं पाया। लेकिन जो कैदी जिनके जुर्माने होते हैं और जिनको रिलीज करना होता है वो 20-30-40 हजार रुपए फाइन की वजह से लोग अंदर हैं, तो वो मेरा बेटा जाता है। मकसद ये है कि जो प्रोपोगेंडा इंडियन या अफगान कर रहे हैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए जेल में खान साहब के साथ कोई जुल्म और ज्यादती मैं भी उसके अगेंस्ट दूंगा, नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये ईमान है, बहुत अरसे से मैं लोकल हूँ, मुझे अगर कोई शख्स कह दे कि जी जेल में फला शख्स को ये करवाना है तो मैं कहता हूँ नहीं, सहूलत की बात करें, मैं किसी को नुकसान नहीं दूंगा। और ये मेरा पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड है। मैं ये कहता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता जेल में जिसका ये जिक्र कर रहे हैं इंडियन या अफगान, नहीं हो नहीं सकता। ठीक है, मुलाकात नहीं करने दी जा रही, मैं समझता हूं कि करने देनी चाहिए फैमिलीज को। उनकी सिस्टर्स है, उनका भाई है, वो न चलिए ऐसा रिश्ता है। हालांकि ये तो ना किसी की बहन छोड़ते थे ना माँ छोड़ते हैं, इनका सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी बिहेव करना चाहिए और मुलाकात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जेल में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हिस्ट्री में ये बहुत सारी चीजें आ चुकी हुई हैं। तो जो केपीके के सीएम हैं वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में ग्राउंड रियल, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि सीएम जो है वो थोड़ा बिहेव करें, या उनके बाद जो उनके सीएम बनने से पहले एक तासुर पाया गया था कि अग्रेसिव नौजवान हैं, बानी को जेल से निकालने के लिए आए हैं और ये वो अग्रेसिव दोबारा से कारकुनान को मोबिलाइज भी करेंगे, कोई तहरीक भी चलाएंगे। तो वो तासुर में थोड़ा सा कह लें कि नरमी आए तो इधर से भी नरमी हो जाएगी। सिंधु साहब ये बता दें, एक प्रोपोगेंडा शुरू हो गया है जिसका अभी हम बात कर रहे हैं, अफगान मीडिया इस पर बात कर रहा है, इंडियन मीडिया बात कर रहा है, बल्कि खान साहब की फैमिली जो है वो इंडियन मीडिया पे भी जाके बात करिए, खुलकर इज़हार ख्याल किया जा रहा है पाकिस्तान की दाखिली सियासत है, इस तरह के मामला को एक कह लें कि सब एक प्रोपोगेंडा ही है पाकिस्तान मुखालिफ जो शुरू हो चुका है। तो इसके खात्मे के लिए एक मुलाकात करवा दें, सारी चीज़ें मतलब कूल डाउन हो जाएंगी, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी निज़ामी साहब, मैं मोहसिन बेग साहब की तमाम बातों को कोलैबोरेट करता हूँ, नंबर 1, और आई एम थैंकफुल टू हिम। मैं उनके एक्सपीरियंस से हमेशा सीखता हूँ। जो आपने बात फरमाई है, इंडिया करेगा, क्यों नहीं करेगा, अफगानिस्तान भी करेगा, ये हमारे खिलाफ हैं।
पहलगाम के वाक़या के बाद हमने आलमी तन्हाई से खुद निकले और उनको आलमी तन्हाई में डाल दिया है। अब आप पूरे वर्ल्ड में देखें, आपका अमेरिका भी आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, दूसरे सऊदी अरेबिया आपके साथ है, ईरान आपके साथ है, तुर्की आपके साथ है, इजिप्ट आपके साथ है, दूसरे ममालिक आपके साथ हैं। तो ये जिन लोगों को हमने 40 साल और जिन लोगों के लिए इन लोगों ने जेलें तड़वा दी और उनको कहा, और ये कहते हैं उनसे मुज़ाकरात करें, जिनको मेज़बान रखा उन्होंने अपनों का ही खून बहाया, तो वो तो डेफिनेट करेंगे, उनकी बातों में तो नहीं जाना चाहिए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से बुखारी साहब फरमा रहे थे, ये मेरे पास है वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर का जजमेंट है मेरे पास, और अप्रूव्ड जजमेंट है। इसमें जो उन्होंने कहा, जब मलक रियाज साहब के बेटे ने, काबिल एहतराम है, उनके बेटे ने वहाँ पे पिटीशन दायर की, जब तीसरी दफ़ा उनका पासपोर्ट कैंसिल हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा प्रोबेबिलिटीज एज वेल एज क्रिमिनल जो लाइबिलिटी उसके बारे में, और उन्होंने 100% लिखा कि जो कुछ भी पहले 2 अपीलें आपने की है, जो उसमें फैसला आया है, ये 190 मिलियन पाउंड जो है, इसके पैरा नंबर 3 है और पैरा नंबर 7 है, मैं आपको भेज भी देता हूँ, अभी भेजता हूँ, बल्कि उसमें लिखा है कि ये पैसा जो है ये करप्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। मैं बुखारी साहब से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 14 साल उनको सजा है, ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है। इस तरह से एकदम से जिस तरह ये कहते हैं कि इधर से हम गोश्त डालें आगे से कीमा निकला है, ऐसे नहीं होगा। आप थोड़ा सा देखिए ना, आप भुगते भी थोड़ा सा जो कुछ आपने किया कि बगैर अपना कैबिनेट में बगैर किसी को कागज दिखाए शहजाद अकबर ने साइन करवा लिए और सारा कुछ, तो आप वो जो कुछ आपने किया, ये जो बड़ी मजबूत गांठ बन जाती है, उसको मियां साहब को भी 10 साल की सजा हुई थी, 7 महीने वो जेल में रहे, उस टाइम पीरियड में वो भी मुलाकातें करते रहे। अभी आप जो बानी साहब पीटीआई की जो बात कर रहे हैं, माजी में गंडापुर साहब भी मुलाकातें करते रहे ना उनसे, उस टाइम भी ये सियासी मुलाकातें थी ना सिंधु साहब। नज़ामी साहब 2 एडमिटेड फैक्ट मैं आपको बताता हूं। एक तो पहले नंबर पे जो मेरे भाई ने फरमाया, बुखारी साहब ने, ये कैबिनेट का डिसीजन होता है। आई वाज 4 टाइम मिनिस्टर इन पंजाब, नाउ आई एम सेनेटर। ये कैबिनेट का डिसीजन होता है फुल, और कैबिनेट इज रिस्पांसिबल एंड फुली कलेक्टिव रिस्पांसिबल होती है। अगर कैबिनेट उनको जाने ना देती तो वो कभी भी नहीं जा सकते थे, चाहे जिसका मर्जी। चूंकि जब ये जो 2 जज साहबान थे, मैं उस पर पेश भी हुआ था, उन्होंने फेडरल, मैं उस वक्त सुबह अपना प्रोविंस में था हमजा साहब के साथ, तो उन्होंने कैबिनेट को ये रेफर किया था और फिर कैबिनेट ने उनको जाने की इजाजत दी थी। अगर मैं गलत हूं तो बेग साहब आपको मजीद करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, निज़ामी साहब मैं चैलेंज करता हूं बुखारी साहब को, और आप किसी भी उनके मौलाना फजल रहमान के बंदे को ले ले, किसी को भी ले ले, चाहे उनके किसी एडवोकेट को ले ले या उनके जो लीडर्स है किसी को ले ले, कि ये तो 26वीं तरमीम में वोट देने के लिए भी तैयार थे। हमें खुद बताया गया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि ये तो कहते थे कि ठीक है जी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी इज्जत बचाएं, आप वोट ना दें बेशक, लेकिन और इनके साथ मिलकर 26वीं तरमीम जो है वो सारी की सारी तैयार हुई। जो हमारा मसौदा था वो तो पेश ही नहीं किया गया। तो इस तरह, अब इस तरह से बात करना और भोले पंछी बनना, इस तरह से काम नहीं चलेगा। इन हकीकतों को फेस करना पड़ेगा। अब मैं ओपन आपको चैलेंज कर रहा हूं, आई विल लीव द पॉलिटिक्स, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई सेंटरशिप। अगर जमाते उनका मौलाना फजल रहमान ग्रुप का कोई बंदा आके कह दे कि ये ऑन लूप नहीं थे उनके साथ, फिर क्या इनकी जो रिजर्व सीटें थी, बुखारी साहब मुझे बता दें कि क्या इनके अपने वकील ने, सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब नहीं दिया जज साहबान को कि ये हमारी सीटें नहीं बनती? इनसे पूछ लें। और वो मैटर ऑफ फैक्ट है, मतलब ये नहीं है कि वो वैसे को अपना अजम्पशन पे बात नहीं कर रहा। उन्होंने खुद कहा कि ये हमारी सीटें नहीं बनती जी, बिल्कुल नहीं बनती हमारी सीटें। तो अगर ये बातें गलत है तो फिर थोड़ा सा हौसला भी होना चाहिए कि अगर चीज मेरा फैब्रिक ये है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा मैं एडमिट करूंगा। अगर सही करूंगा मैं बात कर रहे हैं। गंडापुर साहब मिलते रहे माजी में, उस टाइम भी मामला इसी नोयत के थे, सारी चीजें यही थी। जेल के दरवाजे भी आप लोगों ने खोले, हेली भी फराहम किया, उस टाइम सियासी मुलाकात ही थी ना सारी। आजम स्वाति साहब भी मिले जाकर, इसका भी एक सोल्यूशन है। आज भी स्पीकर साहब से ये मिले हैं सारे, उसमें हमारे सेंटर में जो है अपना फिका जाफरिया के वो भी थे, बैरिस्टर गोहर थे, सारे ये मिले हैं। उन्होंने, स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आपके 10 मुतालबे हैं तो कम से कम 4 या 5 या 6 तो शुरू में माने जा सकते हैं। आप आए तो सही, बैठ के बात तो करें। और जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो इनसे बात नहीं करना चाहते। इनका 50% काम हुआ है कि ये मानते हैं वो नहीं मानते, जिनको उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक और पता नहीं क्या कुछ कहा। तो असल में मसला लटका हुआ है यहाँ पे सारे का सारा, कि जब आप अपने अदारों को इस लेवल पे डिसग्रेस कर देंगे, डर्टी हैरी ये वो सारा, तो चीजें फिर जाहिर है क्यादत कभी भांज तो नहीं ना होती, चीजें फिर मुख्तलिफ तरीके से भी जन्म देती हैं चीजों को। लेकिन मैं इसका बुखारी साहब ने जवाब देते हैं। मैं आपको बुखारी साहब की जगह मैं ही बता देता हूं, उन्होंने कह रहा है आपकी लीडरशिप में तस्वीर चलाई थी गुजरावाला में, फिर लंदन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी माजी, तो किसी का भी इतना बेहतर नहीं। चले एक ब्रेक लेते हैं। मैंने कहा था ओपन नहीं कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने ओपन कहा था। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जवाब देते हैं बुखारी साहब से।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सब ब्रेक से पहले बात करते हैं बुखार साहब एक तो वो भी जवाब दे दे, बाकी सेकेंडली सीएम कह रहे हैं नेम एंड शेम करेंगे सेनेटर्स की, अरकान असम्बली की जो लोग नहीं आएंगे। तो ऑप्शन तो एहतजाज है, आपके अपने अरकान असम्बली निकलने को तैयार नहीं है। देखिए आदिल, दो तीन चीज़ें मैं ऐड कर दूं। मैं अपने भाई खलील सिंधु साहब को थोड़ा सा वजाहत कर दूं उनकी बातों की। उन्होंने आधी बातें की, आधी नहीं की। मैं आपको करता हूँ। आधा जवाब तो आपने दे ही दिया कि जब सीएम पंजाब जो भी बैठी हुई हैं, इन्होंने जब गुजरांवाला जलसे में वीडियोस चलाई सिटिंग जर्नल सिटिंग जस्टिस की, तो उसके पहले ये काम और भी हुआ था। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हमजा शहबाज साहब हैं, इनकी बेलें मेरिट पर रिजेक्ट नहीं हुई थी। जब मरियम बीबी ने खड़े होकर तो नाम लेने शुरू किए थे, तो उन्होंने अपनी बेलें विड्रॉ करके वो खुद जेल में गए थे। हमने नहीं भेजा था उनको जेल में, प्रोसिक्यूशन ने नहीं भेजा था जेल में, उन्होंने बेलें विड्रॉ की थी। वजह जो भी कह लें आपके, वो अपनी भतीजे के साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे, या अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहते थे, या उनके साथ स्टेज पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन फैक्ट की बात है और रियलिटी है। देख लीजिएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने खुद बेलें विड्रॉ की और जज को कहा हमें जेल भेज दें जी। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं, अभी भाई ने बड़े आराम से कह दिया कि जी सोहेल अफरीदी को अपना करना चाहिए एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड करना चाहिए? क्या कहा है उसने ये कहा कि हाथ तोड़ दूंगी, उंगलियां तोड़ दूंगी। भाई जिसने ये कहा वो तो जगह जगह घूम रही है, उनको तो आपने कभी नहीं मना किया। उसने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ये तोड़ दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो जिसने कहा वो जायज़ है और बाकी जो कह दें वो नाजायज़ है। फिर और पीछे ले जाता हूँ, इन्हीं वज़ीर आला साहब के वालिद साहब थे जिनके बारे में कहा जाता था, जो मोहम्मद खान जो कहते थे कि इन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंपा, वही बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। वो चांगा मांगा सुन लेना, कफन बांध कर निकलेंगे। सोहेल अफरीदी से 4 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब निकलेंगे पहली लाश मेरी उठेगी। लाशें गिराने की बात तो कर रहे हैं और क्या बात करेंगे? आप उंगलियों से शुरू हो रहे हैं, हम तो डेड बॉडीज की बात कर रहे हैं। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुझे उतना टाइम दे दें जितना मेरे भाई को दिया आप सिद्धू साहब को। बात यह है कि चांगा मांगा और वो मरी, और जो अदम-ए-अतमाद 1988 की, देन 90 की असगर खान पटिशंस, और जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के बारे में इनके अल्फाज और कलमात होते थे, उसके बाद जो नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो तस्वीरें फेंकवाई जाती थी, उसमें हम लोग तो नहीं थे, हमारा तो वजूद भी नहीं था उस टाइम। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाया और बड़े भाई कह रहे हैं सजा दे दें। यार ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनकी तारीख है, हम में से किसी की तारीख नहीं है। इतनी बदतमीजी और 93 की तारीख पे थोड़ी सी आपकी क्लियर कर दें। यहाँ पे बानी पीटीआई ने जलसे में क्या बोला था आपको याद है? उन्होंने कहा मरियम मेरा नाम इतना ना लिया करो, मैं आगे कहने में नहीं, तुम्हारा खावत ना नाराज हो जाए। लीडरशिप आपकी सारी बातें करती है। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये अभी की बात नहीं बता रहा हूं, मैं 80 से स्टार्ट करूं ताकि आपको एक तमहीद बन जाए ना। आपको पता लगे इसको भी इंक्लूड कर ले, नहीं होना चाहिए था, गलत है। मैं उधर भी गलत है, कंडेम करना चाहिए इस तरह की चीज। आपको याद होगा कि 93 की असेंबली थी और यही जो आज नून के सीट पे बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, इनमें से कई उस टाइम भी मौजूद थे, और लाते घूसों का पूरा वालेहाना हुआ इस्तेमाल हुआ। पीपल्स पार्टी के लोगों के सर फट गए थे, आपको याद हो, असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस। यार ये हमें तमीज़ सिखाएंगे? ये हमें कहेंगे तुम ऐसे कर दो और तुम वैसे कर दो? जो ये कहते थे कि हम 17 लोगों को नहीं लेंगे, जब 2007 में आए लिए कि नहीं लिए इन्होंने? इनकी क्या क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं? 4 सीटें 2013 में खुली थी, मुस्लिम लीग नून की थी, चारों पे धांधली निकली कि नहीं निकली? आपके सामने है। यार सादक साहब की बात पे आ जाता हूँ, अब जो अभी और गई। यार यार सादक साहब के पास क्या है मुझे बताएं। अक्टूबर 2024 के अंदर एक हमारी कमेटी भी बनी जिसमें हमारे कोलैबोरेटर पार्टनर भी थे, इसके साथ हमारे जो ये सिटिंग गवर्नमेंट है अलॉन्ग विद पीपल्स पार्टी के भी मेन लोग बीच में थे। और आपको याद होगा कि मरहूम इरफान सदीकी साहब ने कहा था कि पीटीआई वालों ने कहा कि हमारी मुलाकात करवा दें, और इनकी बात जायज़ है, लेकिन हम शर्मिंदा हैं, हम नहीं करवा सके। यार मुलाकात तो करा नहीं सकते हो तो काहे की हुकूमत हो तुम लोग? यार मुझे एक और आपसे सवाल पूछना है, एज अ वर्कर, एज अ पोलिटिकल वर्कर, क्या मरियम बीबी जो हैं अभी वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या वो अपने वालिद साहब या भाई के बगैर फैसला कर सकते हैं? मरियम बीबी की बात करूं, क्या वज़ीर आला सिंध को आप बिठा दें, उसे कहें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी साहब के बगैर डिसीजन ले सकता है? यार कौन सी बात कर रहे हैं आप? क्या इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं? कि इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन होते हैं? क्या इस तरह मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं तो ये समझता हूँ कि यार सादिक साहब को तो जाके आज हमारे लीडर्स ने थोड़ी सी गैरत दिलवाई है कि भाई कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो ना, तुम प्रोडक्शन ऑर्डर पे किसी को पेश कर सकते हो, ना तुम सीट्स बचा सकते हो, ना तुम लोगों को बचा सकते हो, तो किस लिए बैठे हुए हो? और लास्टली मैं एक बात बताऊं आपको आदिल, मैंने सारी चीजें बड़े कम टाइम में कोशिश किया कि मैं ले आऊं। टाइम ले लिया आपने? मैं बताऊं 26वीं अमेंडमेंट आ गई ना, ये आप कॉलोनियल दौर में चले गए, नेक्स्ट भी आएगी, देख लीजिएगा, क्योंकि आप बॉटल नेक की तरफ आप जा रहे हैं। और ये एग्जेक्टिव तो चेंज होते रहते हैं, ये तो आज ये है, कल कोई और होगा, परसों हम होंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा। ये चीज अनडू करनी ना, आपको 8th अमेंडमेंट ज़िया उल हक की अनडू करने के लिए 30 साल लग गए। अच्छा, 30 से 40 साल लगे, अभी तक उसकी बाकी चलती आई थी। 18th अमेंडमेंट। लेकिन यहाँ पर जब आप पाई जाती है कि पाकिस्तान तरीका साफ सिस्टम को इतना डैमेज कर रही है कि किसी के पल्ले कुछ नहीं बच रहा। आप सियासतदानों से बात नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जाके बात कर दी है जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। कौन से सियासतदानों से बात कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि एक जेल से बंदे से मिलना नहीं है?
जो आपका तारड़ जैसा बंदा ये बैठ के कहता है कि ये हम मिलने नहीं देंगे, हु द हेल आर यू? एक प्राइम मिनिस्टर भी ये कहता था कि फलाने इदारे का हेड किसने लगाया मुझे तो पता नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा था, मेरे पल्ले कुछ नहीं। बस कर दें सर, ये आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, मियाँ साहब आफ्टर लॉन्ग टाइम मंजर आम पर आए हैं। एक तो उन्होंने सेलिब्रेट किया है 12 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली हैं, और जो एक दाग सामो कहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन था उस पर जो था उसको हम धोने की बात कर रहे हैं। साथ ही वो एहतसाब की बात कर रहे हैं। एहतसाब वो जनाब बानी PTI और कुछ और लोगों का भी करना चाह रहे हैं, जिनका एहतसाब वो करना चाह रहे हैं। क्या मौजूदा हुकूमत जो उनके भाई की ही हुकूमत है वो इंटरेस्टेड है उस तरह का एहतसाब करने में? देखिए मियाँ साहब की ये बात थी जो उन्होंने की है, वो चाहते हैं कि उस दौर में जो कुछ हुआ या उससे पहले जो कुछ हुआ हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने किया, वो उस एहतसाब की बात करते हैं। उन्होंने मुशर्रफ साहब का ऊपर आर्टिकल 6 लगवाया और वो चाह रहे थे कि उनका ट्रायल हो। एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है इस मुल्क की और बहुत पावरफुल है। वहाँ अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं है अनटिल कि एस्टेब्लिशमेंट खुद अपने अंदर एहतसाब का एक अमल जो कि है, उनका एक सिस्टम है जिसमें फैज हमीद साहब पकड़े हुए हैं और वो खुद वो अपना एहतसाब अमल में जारी है। जहां तक बात है, मैं दोनों की बात सुन रहा था, सिद्धू साहब की भी और बुखारी साहब की भी। मैं समझता हूँ कि देखें अपने अपने दौर में हर शख्स, वो जो हुकूमत होती है उसमें बहुत सारे अंडर कारपेट्स जो है ना वो काम किए जाते हैं। मुझे 42 इयर्स है इस प्रोफेशन में और मैं इस्लामाबाद में ही बहुत कुछ देख चुका हूँ। कभी ना कभी ये चीजें चेंज होनी चाहिए और खान साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो उसने बिल्कुल जाया कर दी रिवेंज में और लोगों को ख्वार करने में, और वो टाइम निकल गया। जिन चीजों पे वो गवर्नमेंट में आए थे वो उन्होंने एक नहीं काम किया। वो चाहते तो एक नया दौर पाकिस्तान में शुरू हो सकता था। मैं आपको फैक्ट की बात बताता हूँ कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ ये भी जिक्र किया था कि जी कैबिनेट ने और सब ने, कैबिनेट जाने से पहले मैं थोड़ा सुबह लेट उठता हूँ तो खान साहब की 2-4 मिस कॉलें थी तो मैंने फौरन कॉल की उठ के, तो मैंने कहा जी खैरियत? तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी कैबिनेट में जाना है, यू थिंक कि नवाज शरीफ को जाने दिया जाए? मैंने कहा जाने दिया जाए, कोई मसला नहीं है। उनकी बीमारी भी है और आपने गुड जेस्चर दिखाना है। और उसी के बेस पे मैं आज कहता हूँ कि इनकी सिस्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए। वो उनकी बहनें हैं, भाई है, वो एक ऐसा रिश्ता होता है। हालांकि ये किसी माँ बहन की इज्जत नहीं करते PTI वाले, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत वक्त को गुड जेस्चर दिखाना चाहिए। हाँ, जेल में बैठ के पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा, बहुत से लीडर जेल गए, उन्होंने अंदर से जो है वो सारे अहकामात भी दिए, मुहिम भी चलाई। तो हाँ, जहां तक फैमिली का तल्लक है वो जरूर करें। और अगर वो जो अफरीदी साहब हैं वो थोड़ी सी फायर वर्क और हवाई फायरिंग कम करें और वो उनको रियलाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, और मेरा ख्याल हो गया होगा। नहीं मोहसिन बेग साहब, मतलब ग्राउंड पे तो देखे ना, अब जलसे में जा रहे हैं, कारकुनान सामने खड़े हैं, लेकर ही उनको इसलिए आया गया है कि वो अग्रेसिव है, नौजवान है, बानी को बाहर निकालना है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो रियलिटी है, रियलिटी तो ये है कि अडयाला के बाहर जाके बैठे हुए एक SHO ने आगे आके रोका और वो चुप करके बैठ गए हैं। रियलिटी तो ये है कि वो रात पूरी वहाँ बैठने के बाद अगले दिन सुबह उठकर जो है हाईकोर्ट आते हैं, चीफ जस्टिस मुलाकात नहीं कर रहे, फिर वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं एक्शन उनके ये बयान तो सियासतदान देते रहते हैं। नहीं शामी साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगी और वो लाइन पे आ जाएंगे। ये जो सारी गुफ्तगू वो कर रहे थे, अभी आप देखें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मेरे ख्याल में ये बुखारी साहब वहां उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जी, 2 बार माफी मांग चुके हैं। अभी इन बुखारी साहब को कहा कि माफी दे दें तारीखों पे आने की, तो उन्होंने दे दी। ये रियलाइज हो जाएगा इनको कि आप स्टैब्लिशमेंट से, आप वक्त की गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते। आपने एक प्रोविंस चलाना है, आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको इनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हर मौजू पे। लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, फेडरल गवर्नमेंट के अगर आप उनसे नहीं बात करेंगे तो आपके प्रोविंस के लिए, आपके लोगों के लिए मसाइल होंगे। आप बानी वाली साइड जरा साइड पे रखिए। इतनी लॉयल्टी जो आप दिखा रहे हैं ना,
सियासत में कोई लॉयल्टीज नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज ऐसी होती हैं जिससे आप अपने कंडक्ट में शो करते हैं, बजाय इसके कि आप बढ़ के मारते रहे। तो वो थोड़ा सा मिच्योर नहीं है, लेकिन वो हो जाएंगे। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो रियलाइज कर जाएंगे, थोड़ा टाइम उनको लगेगा। लेकिन अगर रियलाइज कर इसमें लेंगे कुछ और अगर वो नहीं जो है। एक पाकिस्तान तहरीक साहब का बयानिया है जिसने उनको लेकर आया गया है उसे हटेंगे तो फिर गंडापुर की तरह वो भी घर ही जाएंगे। मतलब लेके आने का वन पार्ट एजेंडा है कि बारी पीढ़ी की रिहाई करनी है, कारकुनान को मोबिलाइज करना है, एग्जेक्टिव या हुकूमत चलाना है, वहाँ पे जो इंतजामी मामला है वो तो पाकिस्तान तहरीक साहब का फोकस ही हमें कहीं नजर नहीं आता। चलें सिंधु साहब एंड पे बता। एक बात मैं आपको एक बात बता दूं सर, ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान इस तरीके से बाहर नहीं आएगा और वो बहुत देर के लिए अंदर रहेगा। और ये जो सिस्टम है जिसको आज आप हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, ये तो 2035 तक चलना है, तो इनको कोई और प्लानिंग करनी पड़ेगी खान को बाहर लाने की। इस तरीके से तो बाहर नहीं आता। अच्छा 2035 तक मतलब खान साहब आपको जेल में नजर आते हैं अगर मामला यूं ही चलते हैं तो? जी बिल्कुल। वो बता रहे हैं सर बुखारी साहब कि 2035 तक का मंसूबा है, कुछ आपके भी अज़ाइम थे 2035 तक के, अब उन्होंने 2035 तक का मंसूबा बना रखा है। कोई खैर की खबर नहीं है पाकिस्तान तहरीक साहब के लिए। कहते हैं पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर एक पेज किसी टाइम भी चेंज हो जाता है और आपने देखा है कि विद इन नो टाइम चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज होती है, आपके हमें देख ले, किसी को क्या देखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख ले, साडा भी यही मंसूबा थी 2035। दूसरी बात ये होती है, कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सो इशू ये है कि आपने स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल के बाद ही चीज़ें मिलती हैं, प्लेट में बड़ी हुई चीज़ें किसी को नहीं मिलती। तो लेट्स सी कि ये किस ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात तो करेक्ट साबित हो चुकी है, पीटीआई जो है वो स्टैंड कर रही है। इमरान खान साहब जेल में है, बहुत 9 मई के बाद वाक़यात हुए, बहुत दुनिया के साथ जुल्म जबर हुए, बहुत दुनिया छोड़ गई, लेकिन पीटीआई आज भी स्टैंड कर रही है। और 2024 में वाहिद पार्टी थी जिसने 265 के 265 जगहों पे पाकिस्तान के अंदर टिकट दिए, किसी और पार्टी ने नहीं दिए। सो आज भी हकीकत है कि पीटीआई और इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर है। सो ये देखते हैं, कभी जल्द ज़िया-उल-हक साहब भी 40 साल की प्लानिंग करके बैठे होते थे, कभी मियां नवाज शरीफ साहब भी अमीर अल मोमिनीन बनने के ख्वाब देख रहे होते थे, लेकिन सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। खुद को भी इंक्लूड कर लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंक्लूड कर लें। 3 साल 2035 तक आप भी प्लानिंग चले। हम तो आए थे आदिल 3.5 साल हमने गवर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। चलें आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का नाज़िर शुक्रिया अदा करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है, और इंडिया को वहाँ भी हज़ीमत का सामना करना पड़ा। क्या मामला है आपके सामने रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन प्रोग्राम के आखिरी से बात कर लेते हैं। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच कभी छुपता नहीं है। भारत को ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो मुबाहिसा था वहाँ पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल जो मुबाहिसा था इसका आगाज़ होना था, लेकिन जो इंडियन पैनल था वो बायकॉट कर चला गया। हिना रबानी खार साहिबा थी पाकिस्तानी पैनल में, ज़ुबैर हयात साहब थे और डॉक्टर फैसल, इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। जब भारतीय वहाँ से कह लें कि बायकॉट कर चले गए, पाकिस्तानी को फेस नहीं कर पाए, तो फिर पाकिस्तानी नौजवान सामने आए तो उन्होंने भी अपने नौजवान जो है मैदान में उतारे। और इसका जो मौजू था वो था भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली है। पाकिस्तान ने जो अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवाया उसमें जनाब मूसा हराज साहब थे, ये नौजवान हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ में अहमद नवाज़ और असरार काकर साहब थे। इन्होंने जनाब चारों शाने चित करके रख दिया जो इंडियन इनके सामने आए थे और एक हैवी कह लें कि स्कोर से इस कंपटीशन को विन किया। तो मूसा हराज साहब हमारे साथ मौजूद है, इस पैनल का भी हिस्सा थे जिन्होंने कामयाबी हासिल की और साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है उसके ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी हैं। मूसा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि कैसे मतलब सूरत हाल आज बनी, और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे, दुनिया भर से स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान को वहाँ पर कहने के एक बड़े मैंडेट के साथ कामयाबी मिली, तो क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं और किस तरह आपने कम्पीट किया इस पूरे कॉम्पिटिशन को? बतौर सदर ऑक्सफोर्ड यूनियन मैंने ये डिबेट ऑर्गेनाइज कराई थी, और हर प्रेसिडेंट जो होता है, हर जो सदर होता है ऑक्सफोर्ड यूनियन का, वो अपनी डिबेट ऑर्गेनाइज कराता है। और मेरे लिए बहुत अहम था कि मैं अपनी टर्म में एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराऊं, जो कि ये डिबेट का टाइटल हो कि जो इंडिया के पाकिस्तान की पॉलिसी है वो सिर्फ अपने लोगों को भड़काने के लिए, उसको सिर्फ इलेक्शन जितवाने का उसका मकसद है, और इस मौजू पे बात हो। क्योंकि मैंने देखा पिछले कुछ सालों में, जो मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा हूँ, या स्पेशली वेस्ट में जो मीडिया है वो पहले काफी पाकिस्तान के खिलाफ होता था। तो बड़ा ये मेरे लिए अहम था कि यहाँ हम पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करें और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बताएं। तो इस स्पिरिट में मैंने ये डिबेट ऑर्गेनाइज कराई।
और डिबेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमने जून में ही ऑर्गेनाइज कराई, हमने जून के एंड में इन्विटेशन भेजने शुरू किए और जुलाई अगस्त में हमारे लोग कंफर्म हुए। तो जो लास्ट मिनट पे ये ड्रॉप आउट हुए स्पीकर्स, अब इससे बहुत बड़ी ये मतलब हमारा होप था कि डिबेट हो, स्पीकर थे तो डिबेट होती, लेकिन मेरे पास फिर ऑप्शन थी बतौर सदर, या मैं डिबेट सस्पेंड कर सकता था, मैं डिबेट कैंसिल कर सकता था, या मैं डिबेट बरकरार रखता, उसको जारी करता डिबेट को, और मैं खुद मैदान में आता। तो मैंने चूज किया कि बेशक हमारे स्पीकर्स नहीं आ रहे हैं, पर मैं खुद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। तो एज प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान की टीम थी उनका हेड मैं था, उनकी जो प्रोपोजिशन जो पाकिस्तान की साइड थी उसकी सबसे पहले इस तकरीर मैंने की और मैंने हमारे मुल्क को डिफेंड किया उसमें। और जो रिजल्ट आया उस डिबेट का, 2/3 दो तिहाई अक्सरियत से पाकिस्तान जीता है इस डिबेट में। और ये कोई ऑक्सफोर्ड में तो इंडियन स्टूडेंट ज्यादा है पाकिस्तानियों से, पर उसके बावजूद 2/3 से जीतने का मतलब है कि जो पाकिस्तान का इसमें नैरेटिव है, जो इसमें पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिली है। और उससे ज्यादा जो इंडिया हमारे बारे में फिराता है चीजें, उनको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत भारी अक्सरियत से रिजेक्ट किया गया। ठीक है। अच्छा मूसा, ये बताएं कि जो सीनियर पैनल था, पाकिस्तानी साइड मैंने बता दी कौन कौन लोग थे, जो इंडियन साइड थी उनकी जानिब से कौन कौन लोग थे और वो क्यों मुबाहिसे में शरीक ना हो पाए, क्या डर था, क्या खौफ था, और क्या वहाँ पर कह लें कि टॉक ऑफ द टाउन क्या थी, मतलब उस हॉल में लोग क्या उस पर डिस्कस कर रहे थे कि उनके सीनियर्स जो हैं वो नहीं आए और जनाब जी वो मुबाहिसे में पाकिस्तान को फेस करने के काबिल ही नहीं थे, उनके पास कोई मवाद ही नहीं था, कोई नैरेटिव ही नहीं बना सकते थे, कुछ पेश ही नहीं कर सकते थे। देखिए, जो उनकी इंडियन साइड थी उसमें हमारे उनके पुराने आर्मी चीफ भी थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे। देखिए, उन्होंने लास्ट में ड्रॉप आउट किया, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किस वजह से किया है, पर जहां तक मेरा यकीन है इसमें, और जो लोग वहां जो डिस्कशन ऑक्सफोर्ड में थी, इंडिया ने जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की हैं वो इनडिफेंसिबल है। जो उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 3 जंग सर्वाइव कर चुकी है और कभी उसमें नहीं आया, उन्होंने वो सस्पेंड कर दी। इन्होंने पानी, जो कि एक लोगों का बुनियादी हक है, उसको ये जंग की फील्ड पे ले आए हैं। अब ये चीजें हम डिफेंड तो नहीं कर सकते ना, ये तो इन लोगों के लिए बहुत आसान है। जब इंडियन मीडिया टीवी पे जाते हैं, इंडियन चैनल पे जाते हैं, वहां जो उनके एंकर होते हैं इंडियंस, जो कि मोदी के दोस्त होते हैं, इनकी मोदी सरकार के करीब होते हैं, उनके सामने तो ये बैठ के अपने फैला सकते हैं अपने नैरेटिव्स, अपना प्रोपेगेंडा ये स्प्रेड कर सकते हैं। पर जब ये लोग ऑक्सफोर्ड आते हैं तो यहाँ तो इनके कोई नारे शारे तो नहीं चलते ना, यहाँ तो फैक्ट्स पे बात होती है, जो कोल्ड हार्श रियलिटीज हैं उन पे बात होती है, आर्ग्यूमेंट पे बात होती है, और जो चीज कहते हैं उसको डाइसेक्ट करते हैं। अगर कोई गलत बात बंदा करता है तो चेंबर में कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसी जगह पे अगर इंडिया की जो पॉलिसी है, जो कि एक इनडिफेंसिबल है, और हमने देखा है क्योंकि पूरी दुनिया में, मैं कमेंट करता हूं हमारी लीडरशिप, हमारी पाक फौज की लीडरशिप और पाकिस्तान गवर्नमेंट की लीडरशिप को, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे लिए जो ये मे के स्ट्राइक के बाद सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, हमारी एक मॉरल विक्ट्री भी थी, हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी थी, और हमारी एक मीडिया विक्ट्री भी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग इंक्रीज हुई है। तो उस वजह से उसमें एज ए स्टूडेंट आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा हिस्सा बीच में डाल दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बता दें कि जो एकेडेमिया है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा एक इंस्टीट्यूट जहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस हॉल का मैं दोबारा वही पूछना चाहूँगा, वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, वो क्या डिस्कस कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे इंडियंस की, किस तरह वो डिफेंड नहीं कर पाए? सर, जो ये नफरत की जो सियासत है, जो ये एंटी मुस्लिम सियासत है, जो मोदी ने अपनी इंडिया की फैशिस्ट रजीम के अंदर फैलाई है, ये मैंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर ये हर इलेक्शन से पहले ये आग लगाते हैं बॉर्डर के पार, नफरत की, एंटी मुस्लिम, पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरी हैं। तो इनको अगर लगता है कि ये वहां करेंगे, ये एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बढ़ाएंगे, ये जाके मुसलमानों के खिलाफ चीजें कहेंगे, तो अगर ये बाहर आग लगाएंगे तो उनके घर में आग नहीं लगेगी। और मैंने इंडियन स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग पढ़े लिखे हो, ऑक्सफोर्ड में हो, अगर एक गवर्नमेंट, आपके खुद इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, अगर एक इतने बड़े ग्रुप के आप प्रोसिक्यूट करोगे तो वो आग सिर्फ बाहर नहीं लगेगी, आपके घर के अंदर भी लगेगी, और वो आग ऐसी लगेगी कि आपकी जमहूरियत, आपके इदारों को, आपकी माशियत, हर चीज को तबाह कर सकेगी। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा
पॉइंट था। ठीक है, और मतलब मैंने- क्या आप मैंने ये बता रहे हैं मूसा मैं- कि मतलब वहाँ पर जो पूरी सूरत हाल डेवलप हुई कि इंडियन जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो भी जो मोदी सरकार है जिस तरह के वो एक बयानियाँ बनाते हैं, जिस तरह जो उनके एक्शंस हैं, हाल ही में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर और वहाँ पर जो इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, जब सर, ये मैंने अपने आप को मैंने- सेफ नहीं समझती, ये सारे के सारे वहाँ पर रिफ्लेक्शन हुई और जो इंडियंस थे वो भी वहाँ पर आपके साथ खड़े हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जो लोग वहाँ पर आए थे अपने पैलेस थे उनको वोट दिया। आपका यहीं पर शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, मैदान जंग, वो फ़ज़ाएँ हो, वो ज़मीनी जंग हो, वो बहरी जंग हो, मतलब पाकिस्तान हर जगह आगे दिखाई देता है और हर जगह इंडियन जो है उनको हज़ीमत का सामना है। अभी ये पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ऑक्सफोर्ड में जनाब, इन्होंने जब सीनियर्स भाग गए तो स्टूडेंट्स उन्होंने उतारे तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी उनको बिल्कुल कह लेकर नॉकआउट कर दिया। और भी मूसा में बता रहे थे कि किस तरह से इंडियंस जो हैं वो भी पाकिस्तानी नैरेटिव जो है, पाकिस्तानी जो बयानियाँ हैं उसको वहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।